नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी में जो सेकेंड ईयर में एग्रोनॉमी चल रही है, जिसको हम एग्रोन 221 टाइटल से मान के चलते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। और इसमें आपको पहले कमलेश जी सर ने 2 क्लासेज कंप्लीट करवा रखी है। ठीक है, 2 क्लासेज में एक तो गेहूं की बात हुई थी और एक आपके बारले की बात इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। यहां तक हम जो है पहुंच चुके थे। अब आगे की जो क्लासेज है उनकी बातें हम करेंगे और यहां से जो आपका पहली क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें फसलें दे रखी है और फसलों में 2 फसलें पहले कवर कर ही ली हमने। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज शुगरकेन की जो फसल है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगरकेन है क्या। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये एक आपके मुख्य रूप से चीनी उत्पादन के लिए, या हम कहते हैं भाई शुगर कंटेंट इसमें अच्छा होता है, इसलिए इसको हम जो है एक जिसको हम कहते हैं कि मुख्य रूप से चीनी बनाने के लिए, या जो अदर प्रोडक्ट की हम बातें करें, जैसे कि आपके जितने भी मीठे से संबंधित, जैसे गुड़ कहते हैं, गुड़ भी इससे ही बनता है। तो जितने भी ये जो आपके सुगरी मटेरियल आता है, जो शुगर जिसमें मीठा होता है, वो सभी किससे रिलेटेड है, आपके इसी गन्ने से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी क्लाइमेट कैसी चाहिए, इसको सोइल कैसी चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, वो बातें करेंगे। इसमें रोग कौन कौन से होते हैं, इसमें कीट कौन कौन से होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है आपके लगभग ये फसल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गन्ना है क्या। ठीक है, तो गन्ना आपके एक बेसिकली फसल है जिसको हम नगदी फसल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में, नगदी फसल के रूप में जानते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका क्या रहने वाला है, नाम रहने वाला है, यानी कि वैज्ञानिक नाम की यदि हम बात करें, बोटनिकल नेम की बात करें, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। ठीक है, ये जो सेकेरम शब्द है ना, वो आपके मुख्य रूप से आपने सुना होगा, जो संस्कृत शब्द है जिसको हमें आपने शर्करा सुना होगा, संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, शर्करा। ये शब्द क्या है, संस्कृत का है, वहीं से लिया गया है। ठीक है, वहीं से ये जो है आपके सेकेरम बन गया है यहाँ आकर इंग्लिश में। तो ये जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है, इसका भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सेकेरम है वो मुख्य रूप से क्या है, एक संस्कृत शब्द है जिसको हम शर्करा कहते हैं, वो ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात, इसकी जो फैमिली है उसकी हम चर्चा करें, तो जैसे जो गेहूं इनकी हम बात करते हैं कि ग्रेमिनी फैमिली की है, ग्रास कुल की है, तो ये भी किस में आती है, ग्रास कुल में ही आती है। पहचानने का एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा तरीका आपको बताऊं, तो जिन भी पत्तों में आपको इस प्रकार की संरचना नजर आती है, यानी कि पत्ते बिल्कुल लंबे रहते हैं, ठीक है, और इनमें जो वेन्स होती है ना, ये बिल्कुल इस प्रकार से सीधी सीधी होती है। कभी भी ज्वार के पत्ते देख लो, चाहे आप इस बाजरे के देख लो, चाहे आप गन्ने के देख लो, गेहूं के देख लो, या कोई भी घास होती है, ठीक है, चाहे दूब घास हो, कितनी भी प्रकार की घासें हो, सभी में आपको जो पत्ता होगा इसी में देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं पर जो है छोटे पत्ते दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, लेकिन संरचना ऐसे ही रहेगी, जिसमें पत्ती ऐसे लंबी रहेगी और जो वेन्स है वो बिल्कुल कैसी रहेगी, सीधी रहेगी। ये आपके ग्रास कुल से संबंधित फसलें होती है। ठीक है, एक और जो है आप ये कह सकते हो कि जो जड़ें होती है ना, वो आपके इसमें जकड़ा जड़ें पाई जाती है। ठीक है, मुचला की जगह क्या होती है, जकड़ा जड़ें होती है, यानी कि बहुत सारी जड़ें एक ही जगह से निकलती है। ये भी इसमें एक जो है वेजिटेटिवली आप देख सकते हो कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। ये 2 बातें हो गई। इसके अलावा हम कहते हैं कि लगभग इसमें 18 से लेकर 20% के समथिंग शुगर पाई जाती है, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, और यदि इसके जो फल प्रकार है, या हम कहते हैं सीड का जो टाइप है, उसकी हम बात करें तो कैरियोप्सिस देखने को मिलेगा, और जो पुष्प करम है वो आपके इसमें एरो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एरो देखेंगे, अभी हम समझेंगे भी कि एरो होता क्या है। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और ये बेसिक बातें। इसके अलावा यदि हम बात करें सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो अधिकतर जो फसलों में सॉइल आपके चाहिए होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बलुई दोमट मिट्टी, वो ही बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है, जिसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी आपका जो है ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेकर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो है बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। अच्छा ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो रहता है। और हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जितने भी हम गन्ने की बात कर रहे हैं, इसमें क्योंकि सीड तो बनता नहीं, आपने देखा होगा सीड बनता भी है तो बहुत बारीक होता है और कम बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि गन्ने को हम वेजिटेटिवली यानी कि वानस्पतिक रूप से ही क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, वानस्पतिक रूप से ही हम क्या कर रहे हैं, गन्ने में परिवर्तन करवा रहे हैं, और इसमें जो हम बीज के रूप में काम ले रहे हैं उनको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, या तो हम सिट्टा बोल दे या हम सेट बोल देते हैं, जिसमें लगभग 2 आंख होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है लेकिन 2 तो होनी चाहिए, ये कहा जाता है। 2 आंख का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा, हम जब दिवाली के टाइम पे हम गन्ना लेकर आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो ये जो नोड होते हैं ना, इनकी जगह क्या होता है, फुटान की जगह होती है। ठीक है, यहाँ से फुटान होता है बाद में, तो ऐसे सेट होने चाहिए, और लगभग हम कहते हैं कि 2/3 जो पार्ट होता है, ऊपर वाला 2/3 पार्ट होता है, उससे हम सेट्स लेते हैं, गहराई वाले सेट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या हो जाता है, ग्लूकोज जो है आपका सेलुलोज के तौर पे बदल जाता है। ठीक है, यानी कि हार्ड बन जाता है, वो सॉफ्ट नहीं रहता। और ऊपर वाला जो गन्ना होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन, वो सॉफ्ट रहता है, जल्दी से उसमें फुटान आती है, जल्दी से आपको जो है जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि सेट्स हम काम में लेते हैं, लगभग 35,000 से लेकर 40,000 सेट हम पर हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेते हैं। विधियां जो होती है सोविंग करने की, वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे बेसिकली हम कहते हैं कि या तो हम इस प्रकार से जो है फरो बनाकर उस फरो में क्या करते हैं, इस प्रकार से इन सेट्स को दबा देते हैं। ठीक है, इनमें गहराई के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। पहले हल्की गहराई रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जो 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की गहराई रखते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी और गहराई हम करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि 15 से लेकर 20 हो गई, और फिर 20 से लेकर 25 हो गई। इसके आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, हम जब इनकी सोविंग करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ये बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको पानी कितना चाहिए, तो इसको पानी आपको 1500 से लेकर 2500 mm तक जो है आपका सिंचाई करनी पड़ेगी, इतने पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भाई, 2 ही फसलें इंपॉर्टेंट है जिनमें काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आपकी धान हो गई और एक आपका गन्ना हो गया। ठीक है, तो गन्ने की हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो क्लाइमेट की, हमने कही दिया कि उष्ण और उपोष्ण जो क्लाइमेट होती है वो इसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, सीड रेट की हमने बात कर ही ली। यदि हम और आगे बढ़े तो रोग और आपके जो कीट है उनकी और बात कर लेते हैं। देखो, रोगों की बात करें, हाँ जी हंसा जी, गुड आफ्टरनून। रोगों की यदि हम बात करें तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तो इंपोर्टेंट रोग होता है जिसका ध्यान रखना, स्मट होता है। ठीक है, जिसको वीप स्मट भी बोल देते हैं, कभी कभी आपको वीप स्मट भी देखने को मिलेगा। और एक आपने देखा होगा, अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, यानी कि गन्ने का वैसे सीजन नहीं चल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्योंकि गर्मियां चल रही है तो ये जो जितने भी गन्ने वाले होते हैं ये लंबे लंबे गन्ने रखते ही हैं। इनका कभी कभी देखना, बेसिकली क्या होता है कि ये जो गन्ना होता है अंदर से रेड रेड कलर का सा रहता है। ठीक है, उसको हम रस्ट, रेड रस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्या है वो, रेड रस्ट है, और ये इंपॉर्टेंट रोग है जो कि आपके किस में देखने को मिलता है, गन्ने में देखने को मिलता है। एक बार खेत में हो गया तो उसके बाद में ये जाता ही नहीं है, यानी कि कंटिन्यू आपको अगली जनरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सिट्टे को ही तो काम में लेते हैं, और सिट्टे में वो कवक पहले से मौजूद है, तो हम जब दोबारा सोविंग करते हैं फिर से हो जाता है, फिर सोविंग करते हैं फिर से हो जाते हैं। इसलिए इस रोग का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये रेड रस्ट है। ठीक है, ज्यादा होता है तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है, जो गन्ना होता है यदि ज्यादा संक्रमित हो गया तो फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो काम का नहीं रहता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। यदि कीटों की बात करें तो कीट इंपोर्टेंटली जो है जड़ों से संबंधित 2 कीट है, एक तो टर्माइट है और एक आपका सफेद लट है। ये दोनों इंपोर्टेंट कीट है, जड़ों को खा जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इनके नियंत्रण के लिए बेसिकली हम क्लोरोफोरिफोस ये काम में लेते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हम फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। बाविस्टीन से जो आपका सट्टा होता है ना, जो सेट है, उससे बाविस्टीन से उसको उपचारित कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी और हम चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन एक बार बेसिक में बता दूं आपको। देखो, इसमें इंपॉर्टेंटली जो कंपटीशन में या आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां से मैं बात कर लेता हूं। क्या होता है, जो कुछ एक्टिविटीज की जाती है, मान लो ये है, ठीक है, ये आपकी एक फरो है और ये दूसरी फरो है। ठीक है, तो ऐसे क्या किया जाता है, एक रिज बनाई जाती है। पहले रिज का अर्थ समझते हो, मेड बना दी, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ बना दिया, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, गन्ने लगा देते हैं। ये जो गहरी नाली होती है इसमें से सिंचाई करते हैं। फरो विधि मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है गन्ने में, या दूसरा जो मेथड होता है वो होता है ड्रिप। सबसे ज्यादा तो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फरो मेथड। फरो मेथड का अर्थ क्या होता है कि बीच में हम नाली बनाएंगे, नाली में से पानी गुजारेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें, जो आपका ड्रिप मेथड है वो कम काम में लिया जाता है, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, ड्रिप है, इरिगेशन का। लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो गन्ने होते हैं, क्योंकि
हम क्या कह रहे हैं, 3 आंख वाला गन्ना लगा रहे हैं एक जगह, तो यहाँ से जो गन्ने निकलते हैं उनमें फुटान ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली एक सिट्टा या 2 सिट्टे नहीं बनेंगे, इनमें से बहुत सारे सिट्टे निकलते हैं एक साथ। तो इन सब में क्या होता है, क्योंकि ये मेड़ उठी हुई है तो ये फिजिकली सपोर्ट नहीं दे पाती है सही ढंग से, तो ये फैल जाते हैं या गिर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो एक तो क्या किया जाता है, सपोर्ट देने के लिए अर्थिंग अप किया जाता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, एक तरह से मिट्टी कह सकते हैं, अर्थिंग अब तो मिट्टी चढ़ाने की जो क्रिया होती है वो आपके किस में की जाती है, वो आपके गन्ने में की जाती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया होती है वो होती है टाइंग, यानी कि बांध देना, ठीक है। जो बंधाई वाली क्रिया है वो भी इसमें की जाती है। बेसिकली जो आसपास के जितने भी गन्ने हैं उनको एक जगह बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर गिरे नहीं, ठीक है। ये भी किया जाता है। जो आपके प्रोपिंग होती है वो भी मुख्य रूप से बंधाई से संबंधित होती है, उसको भी हम जो सूखे पत्ते होते हैं उससे बांध देते हैं। तो ये वाली क्रियाएं आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं और जो किस में की जाती है, गन्ने में की जाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह गया आपके गन्ने में, सॉइल की रिंग की हमने बात कर ही ली, टेम्परेचर की हमने बातें कर ही ली है, और तो रोगों की रिंग की बातें होगी। हाँ, इनमें वेराइटीज की हम बात कर लेते हैं। तो देखो किस्में में आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आप ध्यान रख लेना कि जितनी भी किस्में होती है ना उसमें या तो सीओ नजर आएगा या सीओसी नजर आएगा, ठीक है। ये इस सीरीज वाली जितनी भी किस्में होती है वो किसकी है, गन्ने की होती है, ठीक है। इस सीरीज से बनने वाली जितनी भी किस्में होती है वो किससे है, गन्ने से। और ये जो सीओ बताता है ना, ये मुख्य रूप से कोयम्बटूर को बताता है, जहां पर प्रजनन केंद्र है। गन्ने का प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में, तो उसी वजह से इसको सीओ के रूप में लिखा जाता है। अधिकतर वेराइटीज वहीं से निकलती है, इसलिए सभी वेराइटीज के आगे आपको सीओ लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये एक सीओ जो है आपके पपीता में भी नजर आता है, ठीक है। पपीता की भी कई वेराइटीज है जिसमें सीओ दिखाई देता है। और एक आपको पता हो तो शायद मसाले वाली फसलों में भी एक मसाला है जिसमें सीओ होता है, अभी मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, वो आप बता देना बाद में, ठीक है। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से बात करते हैं सुगर केन, गन्ने की। सेकेरम ऑफिसिनरम क्या है, इसका नाम है, पहले ही मैंने बताया है आपको, क्या है, वैज्ञानिक नाम है। पोएसी या इसको ग्रेमिनी हम कह देते हैं, ये आपका घास कुल होता है, ये इसकी फैमिली है। न्यू गिनी इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। क्या है, न्यू गिनी इसका उत्पत्ति स्थान है, इसको ध्यान रखना। एरो, पुष्प क्रम को हम एरो बोल देते हैं। 2n बराबर इसमें 80 होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या है। सीड टाइप, या तो वेजिटेटिव हम कह रहे हैं कि सेट्स काम में लेते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कैरियो जो है आपके कैरियोप्सिस भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। जो सीड का टाइप होता है उसको हम कैरियोप्सिस के तौर पे जानते हैं, ठीक है। जितने भी ये ग्रेमिनी के होते हैं ना उनका सीड टाइप होता है कैरियोप्सिस, तो वो भी ध्यान रख लेना, कैरियोप्सिस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ये उस हिसाब से भाई हम सीड में लगा क्या रहे हैं उस हिसाब से दिया गया है, बाकी आप कैरियोप्सिस भी यहाँ पर लिख सकते हो। शुगर कंटेंट की बात करें तो 12 से लेकर 18% तक शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। मुख्यतः जो है सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज क्या होता है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मीठा होता है, ठीक है। सुक्रोज कैसा होता है, मीठा होता है। 2 इंस्टीट्यूट है जहां पर इनका मुख्य रूप से काम होता है। हम कहते हैं भाई जो गन्ने से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। एक तो है आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है, लखनऊ यूपी में स्थित है। और दूसरा जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रजनन केंद्र ये है और रिसर्च वाला केंद्र ये है, ठीक है। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, कहा था मैंने उष्णकटिबंधीय जो उप उपोषण या उष्णकटिबंधीय जो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें हम इसको उगाते हैं। ऑप्टिमम की बात करें टेम्परेचर की, तो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो सही माना जाता है, किसके लिए, आपके गन्ने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये पाले यानी कि सर्दियों का जो टाइम होता है उसमें टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता है, तो वो इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। मर्दा, मर्दे में आपको ध्यान रखना है, जो उपजाऊ दोमट मिट्टी है वो इसके लिए काम की होती है। 6.5 से लेकर 7.5 पीएच मान इसमें बेस्ट होता है। लगभग सभी फसलों के लिए 6.5 से 7.5 ही होता है, तो ये भी लिख सकते हो आप। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 1500 से लेकर 2500 mm जो पूरा सीजन है उसमें इतना पानी आपको देना पड़ेगा, तब जाकर सही मात्रा में फसल उत्पादन सही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंटली इरिगेशन है उसकी जरूरत किस में पड़ती है, गर्मियों के टाइम पे या सूखे मौसम में जो है फ्रीक्वेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जिसको हम नोबेल केन कहते हैं, जो श्रेष्ठ किस्म है वो आपकी कौन सी है, सेकेरम ऑफिसिनेरम है। और इसी को हमने वहां पर बॉटनिकल नेम के रूप में पढ़ा क्योंकि सबसे ज्यादा उगाई भी यही जाती है, सबसे अच्छी भी यही है, ठीक है।
कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण कैसे किया गया है, तो ये जो आपका सेकेरम बार्बरी है और सेकेरम साइनेंसिस है ना, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये लंबे रेशेदार मध्यम शर्करा वाले ये होते हैं और इनमें क्या होता है, ये देसी होते हैं, जो देसी गन्ना होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो देसी गन्ना होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके रेजिस्टेंस अच्छा होता है रोगों के प्रति, ठीक है, रोगों के प्रति रेजिस्टेंस क्या है, अच्छा है। और ये जो गन्ना है ना साइनेंसिस, इसमें आपको अच्छी मात्रा में शुगर देखने को मिलती है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, नोबेल केन बना लेते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। जूसी और रिच इन शुगर कंटेंट, यानी कि शुगर कंटेंट में ज्यादा होता है, हाई यील्ड इसको देखने को मिलती है, ठीक है। मोटी रसीली, मोटी का अर्थ हो गया कि इसका जो डंठल होगा वो मोटा होगा, रसीला यानी कि वही मीठा होगा, और अधिक शर्करा इसमें पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में सेकेरम बार्बरी की बात करें तो उत्तरी भारत की देसी प्रजाति है, भारत में उगाई जाती है, शॉर्ट होते हैं, इनके जो नोड और इंटरनोड के बीच की दूरी होती है, ठीक है भाई, जो नोड और इंटरनोड, ये मान लो नोड है और इनके बीच की ये जो इंटरनोड है, इसकी दूरी क्या होती है, कम होती है, जो छोटा होता है उसके वजह से कम रस होता है इनमें, ठीक है। अर्ली मेच्योरिटी देखने को मिलती है। ये चाइना का है, जो साइनेंसिस है वो कहाँ का है, चाइना की देसी प्रजाति है, लॉन्ग फाइब्रस और आपके मॉडरेट शुगर का मतलब समझते हो कि इसमें इतनी ज्यादा शुगर, जो हम ऑफिसिनेरम की बात कर रहे हैं उतनी ज्यादा शुगर नहीं है, लेकिन उससे कम देखने को मिलती है। इसके बाद में सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ये आपके जंगली प्रजाति है। अच्छा, ये जंगली प्रजातियां किस चीज में काम में आती है, तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी जंगली प्रजाति की बात करते हैं तो वो रोग प्रतिरोधकता में अच्छी होती है, ठीक है। उनकी खास बात क्या है, रोग प्रतिरोधकता में वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी हम रोग प्रतिरोधकता के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, आपके जंगली वेराइटीज का यूज करते हैं, जंगली जो प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधकता जो ऑफिसिनेरम में आई है वो कहां से आई है, यहाँ से, और ज्यादा शुगर की जो मात्रा आई है वो कहां से आई है, यहाँ से आई है। इस प्रकार से हम इन तीनों को मिलाकर जो बनाते हैं वही आपका क्या है, वही आपका मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में सीड रेट, बीज दर की बात कर लेते हैं। पहली बात तो जो सेट होगा उसका हम इस्तेमाल करते हैं बीज दर के रूप में, और ये 3 बड वाला, 3 बड का अर्थ हो गया 3 आंख वाला, जिसमें लगभग 3 नोड हो, ऐसी आपकी क्या रखनी है, कली रखनी है। साथ में सीड रेट 40 से लेकर 45,000 जो है आपके सेट्स काम में लिए जाते हैं। कहीं कहीं पर आपका 35,000 से 45 भी मिल सकता है, तो वो वेरी करता रहता है, बाकी 40 से 45 आप लिख सकते हो। इसके बाद में हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट 50 से लेकर 60 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इन सेट्स को क्या करते हैं, डालते हैं। इसके बाद में सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो रोग हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, फंगस की वजह से हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुख्य रूप से आपको फंजीसाइड डालने हैं, और फंजीसाइड में बाविस्टिन और कार्बेंडाजिम का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, कवकों से होने वाले रोगों में हम फायदा देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सोविंग के, यानी कि जो सोविंग का टाइम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सोविंग का टाइम है वो आपको क्या देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आपका पतझड़ कालीन बुआई है, या जिसको हम ऑटम बोल देते हैं, वो आपके सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलती है। बेस्ट फॉर नॉर्थ इंडिया, यानी कि हमारा वाला जो इंडिया है ऊपर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हम इसी मेथड से क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, यानी कि इसी टाइम पे लगभग सितंबर से अक्टूबर में। इसके बाद में स्प्रिंग या लेट प्लांटिंग की हम बात करें तो हम कहते हैं फरवरी मार्च में क्या करते हैं, लेट प्लांटिंग करते हैं। ये कॉमन है मोस्ट एरिया में, यदि सबसे ज्यादा भारत में बात करें तो ये वाला है, नॉर्थ में बात करें तो ये है, और रेनी सीजन प्लांटिंग की बात करें बरसात में जून जुलाई में करते हैं। और रिस्क पेस्ट और रोट इन नॉट मैनेज्ड वेल, यानी कि क्या होता है कि जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, उनका प्रकोप ज्यादा होता है यदि हम बारिश के टाइम पे क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उस टाइम पे ग्रोथ ज्यादा होगी और ज्यादा ग्रोथ में कीट और रोग ज्यादा लगते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में मेथड ऑफ सोविंग इन शुगर केन की बात कर लेते हैं। देखो, मेथड में अलग अलग चीजें हैं और ये मुख्य रूप से इस गहराई के आधार पर है। सारी चीजें किसके आधार पर है, गहराई के आधार पर है, यानी कि हम कितनी गहराई रखते हैं उसी के आधार पर इसको बांट दिया गया है। सबसे पहले फ्लैट मेथड, फ्लैट मेथड में क्या करते हैं, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, समतल भूमि करके 8 से 10 सेमी गहराई नालियों में इसको क्या कर देते हैं, सेट्स को डाल देंगे, जो सिट्टे हैं उनको डालेंगे। इसके साथ में जो कली होती है, सेट होती है, पंक्तियों में हम रखकर मिट्टी से ढक देंगे। पंक्तियों का अर्थ हो गया कि इस प्रकार से एक के बाद एक,
ठीक है, एक के बाद एक ऐसे लाइन से हम क्या करेंगे, सबको रखेंगे। अच्छे जल निकास वाली भूमि के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं। पहली हो गई। उसके बाद में आता है फरो, इसकी मैं बात कर रहा था। फरो आपका एक मेथड है जिससे हम जो है फसलों में पानी भी देते हैं और यहाँ पर हम फरों में ही क्या कर रहे हैं, बुआई भी कर रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे एक रिज है, इस पर आपने क्या कर लिया, सेट्स लगा दिए। फिर एक जो नाली है उसके लिए पानी की रख ली, ठीक है। फिर एक रिज बनाई और उस पे आपने क्या लगा दिया, सेट लगा दिया। तो इस प्रकार से इसमें एक नाली का उपयोग हम किसके लिए, पानी देने के लिए कर रहे हैं, और एक जो रिज है उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, मुख्य रूप से गन्ने को उगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये वाला मेथड जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जो डीप फरो होती है वो यहाँ पर जो हम फरो में डालेंगे, जो सेट्स डालेंगे वो 10 से 15 सेंटीमीटर जो है गहराई में डालेंगे। ठीक है, इसके साथ में ही कली नीचे रखकर हल्के ढंग से ढकी जाती है, यानी कि जो कवर करेंगे ना वो हल्का सा हम कवर कर देंगे, ज्यादा गहराई में कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग गहराई इतनी रखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है नमी बनाए रखने में और सिंचित क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। एक होती है ट्रेंच विधि। ट्रेंच का अर्थ होता है कि हम जो गहराई है वो और बढ़ाएंगे, ठीक है, और कितनी, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर गहराई हम इसमें रखने वाले हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अंकुरण के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही अंकुरण होगा उसके बाद में मिट्टी से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये इसके अलावा जल की कमी और हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है और नमी संरक्षण और जड़ विकास के लिए भी इसका बेहतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार है, फ्लेट है, फरो है और ट्रेंच विधि है। 3 प्रकार की विधियां हैं। ये सोविंग की विधियां हैं, जब भी हम सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, उस टाइम पे ये चीजें फॉलो की जाती है। इसके बाद में आ जाओ, हम बात कर रहे हैं वेराइटीज की। वेराइटीज में हम अर्ली मेच्योरिटी यानी कि जो जल्दी पकने वाली है उसमें बात करें तो सीओ, सीओ, सीओजे, सीओ, ये अधिकतर जो सीओ वाली वेराइटीज होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी गन्ने की होती है। ठीक है, यदि मिड लेट मैच्योरिटी की बात करें, मध्य अवधि वाली किस्मों की बात करें तो सीओ 1148 और सीओ 7717, ये वाली वेराइटीज आपकी कौन सी है, मिडल वाली है। इसके बाद में आ जाओ लेट मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन वाली की। इसमें हम कहते हैं सीओ 89003, सीओ 7219, ये वाली जो वेराइटीज है वो आपके देर से पकने वाली है, लेट मैच्योरिटी वाली है। ठीक है, यानी कि ये लंबे समय तक क्या रहेगी, खेत में रहने वाली है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है। इसके बाद में शुगर कंटेंट जिसमें ज्यादा पाया जाता है वो वेराइटीज भी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज है, इनको भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में इरिगेशन मैनेजमेंट की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इरिगेशन में क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली बात तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, हम कह रहे हैं 1500 से लेकर 2500 जो सेंटीमीटर आप वो एमएम पानी है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि सिंचाई के लिए जर्मिनेशन वाली स्टेज, जो टिलरिंग वाली स्टेज है, ग्रांड ग्रोथ वाली जो स्टेज है और मैच्योरिटी स्टेज है, ये 4 एक पर्टिकुलर स्टेज है जहां पर आपको सिंचाई करनी ही करनी है, इनमें आप सिंचाई अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ पर तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कॉमन मेथड की बात करें, सामान्य विधियों की बात करें तो फरो इरिगेशन जो नाली वाली विधि है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन जो टपका विधि है वो सेव वाटर और इंक्रीज यील्ड, यील्ड भी बढ़ाती है और वाटर भी क्या करती है, आपके बचाती है। लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है, वो हम फरो वाली, आजकल जो ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है या पहले से जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं किसान, उसी विधि का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कौन सी है, फरो मेथड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन की बात कर लेते हैं। जनरल जो रिकमेंडेशन होती है उसमें आपको 150 से 250 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 से 80 केजी और पोटास 60 से 80 केजी के हिसाब से क्या है, देना है किसमें, गन्ने में। इसके अलावा स्प्लिट एप्लीकेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो फास्फोरस और पोटास है उसको तो एक साथ ही दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, तोड़कर स्प्लिट में देते हैं, अलग अलग तोड़कर। ठीक है, तो वो जो 1/3 नाइट्रोजन है वो तो हम किसके साथ में देंगे, प्लांटिंग के साथ में ही दे देंगे, लेकिन 1/3 और 1/3 हम 45 दिन और 90 दिन पे देंगे, यानी कि पहला 45 दिन के बाद में और दूसरी जो छिड़काव करेंगे वो 90 दिन पे करेंगे, ये बाद की बात है। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या फायदे हैं, तो हम कहते हैं कि इससे जो उर्वरकों की यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, पौधा उर्वरक को ज्यादा ले पाता है, नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं इनको ज्यादा अच्छे से उपयोग में ले पाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। बायो फर्टिलाइजर,
जो जैविक उर्वरक है उनमें आपके एजेटोबैक्टर और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम उपयोग में ले सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें, अच्छा गन्ना पक गया इसका कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अदर जो फसलें हैं उनका तो रंग परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो मैंगो है वो पीला हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि मैंगो पक गया है, ठीक है। इस प्रकार कई प्रकार की जो हॉर्टिकल्चर है या आपकी जो ये फसलें होती है इनमें मैच्योरिटी इंडेक्स होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के अलग अलग हमें चीजें दिखाई देती है। टमाटर लाल होने लग जाता है, पीला होने लग जाता है, हमें पता चल जाता है कि पकने वाला है। लेकिन गन्ने में तो कोई फल तो लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है। गन्ने में क्या है, तो आपको वो सिट्टा नजर आता है, सीधा सीधा जो सेट्स है वो नजर आते हैं। अब उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, उनमें किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो जो नीचे वाली पत्तियां है वो सूखना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाली पत्तियां क्या हो जाएगी, सूखना प्रारंभ हो जाएगी। एक ब्रिक्स होता है, ठीक है, क्या होती है, एक ब्रिक्स वैल्यू होती है। ये जब 18 to 20 हो जाती है, 20 से लेकर 18 से लेकर 20% के बीच में हो जाती है, तब हम मान के चलते हैं कि गन्ना क्या हो गया है, पक गया है, ठीक है। ये ब्रिक्स वैल्यू का ध्यान रखना, ये एक यंत्र होता है उसके द्वारा इसको मापते हैं। इसके अलावा इंटरनोड जो है हार्ड हो जाएगा और साथ में जो संधियां है वो भी सख्त हो जाएगी। पार्श्व संधियों का अर्थ हो गया जो नोड है वो भी कैसे हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। और इनमें मेटेलिक साउंड सुनाई देता है, जो ध्वनि, ये आपका जो धातु वाला ध्वनि होती है, ठीक है। जब भी हम किसी धातु को बजाते हैं, ठीक है, तो उनमें टन टन की आवाज आती है, इसी प्रकार की आवाज गन्ने में आना प्रारंभ हो जाएगी, सही ढंग से वो पक जाएगा तब, ठीक है। जूस जो है स्वीट और नॉन एसिडिक रहेगा। जब हम जूस की बात करें, इसके रस की बात करें, तो वो स्वीट मीठा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुक्रोज बन चुका है और सुक्रोज कैसा होता है, मीठा होता है। तो जो एसिड है वो कम हो जाएगा और मीठापन उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हार्वेस्टिंग हम जो अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी है उनको 10 से 11 महीनों में और लेट मैच्योरिटी को 12 से 18 महीनों में क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम कीटों की बात करें तो शूट बोरर एक क्या है, आपका अर्ली शूट बोरर है। इसके अलावा इसका कंट्रोल हम मुख्य रूप से जो आपके कार्बोफ्यूरान है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। टॉप सूट बोरर, ठीक है, कई प्रकार के बोरर होते हैं, इसमें सूट बोरर मुख्य रूप से आप ध्यान रख लेना। टॉप और अर्ली ध्यान नहीं रखो तो सूट बोरर ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रूट बोरर। रूट का अर्थ हो गया जो किसको परेशान कर रहा है, जड़ों को परेशान कर रहा है, रूट को खाने का काम कर रहा है, वो वाला कौन सा हो गया, रूट बोरर हो गया। जड़ों से सुरंग बनाकर पौधों को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। एक आता है व्हाइट ग्रब और टर्माइट, ठीक है। व्हाइट ग्रब और टर्माइट, जो सफेद लट है वो भी खाती है और टर्माइट जो है वो भी किसको खाती है, जड़ों को खाती है, ठीक है। और इनको रोकने के लिए आपको क्या करना है, इनको रोकने के लिए आपको क्लोरोपाइरिफॉस या इमिडाक्लोरोपिड इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनका यूज आप कर सकते हो। फिर आता है मेजर डिजीज, प्रमुख रोग है उनमें एक तो रेड रोट, पहले भी मैंने बताया था, अच्छा मैंने रेड रस्ट बता दिया था ना, रेड रस्ट नहीं आएगा, रेड रोट आएगा, ठीक है। वो जो है गलती से रेड रस्ट वहां पे लिख गया है, रेड रोट होता है, ठीक है। रेड का अर्थ होता है लाल कलर का और रोट का अर्थ होता है सड़न, ठीक है। तो रेड कलर की जो सड़न होती है वो देखने को मिलती है कोलेटोट्रिकम फैलकेटम नाम के जो कवक होता है उसके द्वारा ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, एक कवक है, ठीक है, क्या है, कवक है। इसमें क्या होता है, तो गन्ने के अंदर लाल रंग की धारियां और सफेद धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। रोग प्रतिरोधक किस्में और कली का गर्म पानी में उपचार हम कर सकते हैं। हॉट ट्रीटमेंट इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। फिर आता है स्मट, अस्टिलेगो से होता है, ठीक है। शीर्ष पर एक काले चाबुक जैसी संरचना यानी कि वीप लाइक स्ट्रक्चर, इसको वीप स्मट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। इसका एक नाम क्या है, वीप स्मट भी इसको कहते हैं। वीप स्मट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहा जाता है। और ये कहने का कारण इसलिए होता है क्योंकि मान लो ये आपका गन्ना है तो एक जो संरचना होती है वो ऐसे वीप की तरह होती है, ठीक है। वीप का अर्थ होता है ऐसे घूमी हुई सी, ठीक है। कैसी होती है, घूमी हुई सी, अलग ही रंग की दिखाई देती है, काली काली सी। तो ये आपके किसका लक्षण होता है, स्मट का होता है। काफी लेट दिखाई देता है, इसलिए संक्रमण को हम रोक नहीं पाते हैं। संक्रमित पौधे हटाकर जला देने चाहिए, बस यही सबसे अच्छा उपाय है। रटूनिंग, एक चीज ध्यान रखना, रटूनिंग एक क्रिया होती है जो गन्ने में की जाती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, इसको लिख लेना अलग से, ठीक है। शायद नोट्सों में आगे नहीं मिलेगा और जो क्रियाएं हैं वो तो मिल जाएगी लेकिन रटूनिंग नहीं मिलेगी। रटूनिंग का अर्थ होता है, मान लो ये जो हमने गन्ना पहले उगा रखा था, हमने इसको काट लिया एक बार,
ठीक है। काटने के बाद में ये जो जड़ें रह गई इनसे दोबारा से फुटान होती है और दोबारा से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर गन्ना देखने को मिलता है। इस चीज को हम रटूनिंग, यानी कि पहले वाली जड़ क्षेत्र से ही जो पहले वाला जो जड़ था उसी से हमने दोबारा फसल ले ली है, इसको हम रटून फसल के रूप में जानते हैं। ठीक है। पौधा बोना रह गया पर कोई स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आते हैं और ये डिजीज है। ठीक है। मुख्य रूप से जो स्टंटिंग का अर्थ क्या होता है, छोटा रह जाना, तो ये वाली डिजीज है, इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद में आ जाता है आपका लीफ स्केल, ये भी एक जो है जेंथोमोनास यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना। देखो स्पेशल जो क्रियाएं एग्रोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस की जाती है गन्ने में, उनको देख लो एक बार। अर्थिंग अप, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। 60 से 90 दिन के बाद में जब हम प्लांटिंग करते हैं, 60 से 90 दिन बाद में हम क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। दोनों तरफ से जो आपकी जो फरो है जिसमें से हम पानी गुजार रहे हैं उसमें से मिट्टी हम कहाँ डालेंगे, जिस फरो पर गन्ना लगा हुआ है उसके ऊपर डालेंगे, रिज पे डालेंगे। ठीक है। और ये क्या है, सपोर्ट करता है, टलरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है। और जड़ों में भी क्या होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है। टाइंग, बांधना, यानी कि जो 5-7 पौधे हैं उनको हम एक जगह क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे वो गिरते नहीं है। सहारा देना, प्रोपिंग, ये भी वही एक तरह का है, एक दूसरे जो पत्तियां होती है, ठीक है, मान लो सूखी पत्तियां नीचे लटकी हुई है, उन पत्तियों से क्या करेंगे, गन्ने को एक दूसरे से 2 से 3 गन्ने जो है उनको एक जगह बांध देंगे। इससे क्या होता है, सपोर्ट रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है। ब्लाइंड होविंग, ये ध्यान रखना, ब्लाइंड होविंग क्या होती है, इस कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करना। ब्लाइंड होविंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार बार पूछा भी जाता है। बेसिकली होता क्या है कि गन्ने में जब हम सोविंग करते हैं, जो सेड्स है उनको हमने मिट्टी में दबा दिया, अब लगभग 1 महीने तक इसमें जो है क्या नहीं होता है, जर्मिनेशन नहीं होता है। गन्ने में 1 महीने तक क्या नहीं देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन बहुत लेट होता है। अब इतना लेट जर्मिनेशन होगा तो जितने भी जो खरपतवार होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, बढ़कर पूरे खेत में फैल जाते हैं। अब गन्ना तो उगा ही नहीं, खरपतवार चारों ओर बढ़ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, गन्ना नहीं उगे उससे पहले ही एक बार क्या कर लेते हैं, हल्का जो आपका ये है जिसको हम कल्टीवेटर बोल देते हैं, हल है, वो हम उससे जुताई कर देते हैं। ठीक है। जिससे जो खरपतवार है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इस चीज को हम कहते हैं अंधा गुड़ाई या ब्लाइंड होविंग, इसको कहते हैं। ठीक है। अंधी गुड़ाई भी कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें रटूनिंग आप और ऐड कर लेना। रटूनिंग का मीनिंग होता है पहले वाली जो जड़ है उसी से दोबारा से फसल लेना। ये वाली क्या होती है, आपके रटूनिंग कहलाती है। बात समझ में आई क्या? ये आपका इजी वे में देखने वाला जो हम कहते हैं भाई गन्ना था, जिसकी हमने चर्चा की है। गौरव कह रहा है आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून भाई गौरव। तो ये बातें हमने कर ली, काफी लेट आए हो आप। मैं बता देता हूँ, आपका एग्रोनॉमी का जो कोर्स है इसकी अब मैं ही चर्चा करने वाला हूँ, यानी कि जो फसलें हैं उनको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और आज वाला जो टाइम था लगभग 12 बजे हम रोज क्लास रखेंगे। ठीक है। 12 बजे से हमारी जो एग्रोनॉमी की ये क्लास है वो रहने वाली है, इसलिए रोज 12 बजे आ जाया करो। ठीक है। चलो मिलेंगे अब कल वाली क्लास में। कल हमारा चिक पे रहने वाला है। ठीक है। उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।